Hello aspirants, welcome to daily news analysis of the Hindu and Indian Express. Today the date is 4th June, so let's get started. मुझे आज आपके साथ द हिंदू में दो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं और दो हमारे इंडियन एक्सप्रेस में और दोनों पे बेस हम लोग कुछ क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में भी प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपको एग्जैक्टली समझ में आए कि हमें किस तरीके से अपने मीन्स के लिए अप्रोच करना है। ओके, सो पहले हम इन दो शॉर्ट न्यूज को देख लेते हैं, उसके बाद हम चलते हैं दिल्ली फायर पर, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं पेपर वन में। मैंने आपको लास्ट ईयर मेंस के लिए कराया था 2024 में, तब मैंने आपको कराया था एक अर्बन फ्लड्स। ओके, और वो क्वेश्चन तुरंत आया था। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो उसी तरीके से ये फायर इंसिडेंट्स जो हैं सिटी में, ये बहुत बढ़ते जा रहे हैं। एक वडोदरा और सूरत की कोचिंग में हुआ था, फिर एक अपने मुखर्जी नगर में हुआ था, अब ऐसा ही मालवीय नगर दिल्ली में आया है। तो हम इसके लिए एक रेडीमेड क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में प्रिपेयर करके रखेंगे विद इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन, ताकि हमें कभी इस तरह का क्वेश्चन फेस करना पड़े, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन अगर आपको आएंगे तो हार्डली 10 मार्कर में आएंगे। दैट्स इट। ठीक है, वो मुश्किल से आपको 150 वर्ड लिखने हैं और वो आप बहुत इजीली लिख लोगे। इसलिए इनको पहले से प्रिपेयर करो। इनमें कोई ओपन एंडेड नहीं होते हैं ये कि आपको इसमें कुछ बहुत कुछ नॉलेज अप्लाई करना होगा। ओके, चलिए पहले हम देखते हैं। माय फ्रेंड, इंडियाज फ्रेंड दैट इज मिस्टर ट्रम्प, सो यूएस मूव्ड 12.5% टैरिफ फॉर फोर्स लेबर ऑन इंडिया 53 अदर नेशंस। अच्छा, याद कीजिए आईएलए को लेकर कुछ कन्वेंशन होते हैं, ठीक है। आउट ऑफ दैट दो कन्वेंशन ऐसे थे जो इंडिया ने साइन नहीं किए थे और कुछ अभी रिसेंटली किए थे। उसी में से एक था चाइल्ड लेबर को लेकर और एक था फोर्स लेबर को लेकर। तो इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है फोर्स लेबर खत्म करना है हमें, आईएलओ का कन्वेंशन भी कहता है कि हमें फोर्स लेबर खत्म करना है। पर सच्चाई ये है कि फोर्स लेबर और चाइल्ड लेबर दोनों ही हमारे यहाँ पर एग्जिस्ट करता है। बहुत पहले जब ओबामा के टाइम पे एक प्लान तैयार किया जा रहा था, ट्रांस पैसिफिक ट्रीटी, ठीक है, टीपीपी, जब वो लोग इसको इसकी बात कर रहे थे तो ये देखा गया था कि क्या इंडिया को इसका मेंबर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। फिर इसी के काउंटर में चाइना क्या लेके आया, आरसेप। तो हमने ये भी ज्वाइन नहीं किया और टीपीपी हम इसलिए ज्वाइन नहीं करना चाहते थे क्योंकि उसमें इसी तरह के स्ट्रिक्ट नॉर्म्स आने वाले थे कि आपका प्रोडक्ट हमारी कंट्री में अलाउ नहीं किया जाएगा अगर जो प्रोडक्ट आप भेज रहे हो उसमें चाइल्ड लेबर का इस्तेमाल हुआ है, अगर उसमें फोर्स लेबर का इस्तेमाल हुआ है। तो हमने टीपीपी को मना कर दिया था कि इसमें नॉर्म्स जो हैं बहुत ज्यादा स्ट्रिंजेंट होने वाले हैं। ओके, और आरसेप में तो ये नॉर्म्स ज्यादा एप्लीकेबल नहीं होते हैं क्योंकि चाइना खुद इस तरह के लॉस का सबसे बड़ा वायलेटर है। बट फॉर अदर रीजन हमने आरसेप भी ज्वाइन नहीं किया। ओके, और आप भी रियलिटी जानते हो, स्पेशली ईस्टर्न बिहार, ईस्टर्न यूपी और बिहार साइड, इवन मध्य प्रदेश में भी अगर आप जाओगे तो जो ब्रिक किल्न्स होते हैं ना, ईंट के भट्टे, इनमें आज भी चाइल्ड लेबर यूज किया जाता है। क्यों? छोटे छोटे पैर होते हैं, ईंटों के बीच में जमाने में मदद मिलती है उनको। वो एक बंधुआ मजदूर की तरह, फोर्स लेबर, बॉन्डेड लेबर की तरह वो लोग काम करते रहते हैं, माँ बाप से लेके बच्चों तक उनको उसी में रखा जाता है। पंजाब में भी यही सच्चाई है। और ये लोग काम छोड़ के ना जाएं, ये लोग आगे जिंदगी में कुछ और काम ना कर पाएं, इसके लिए इनको ड्रग्स रेगुलर दिए जाते हैं और उनको उसकी लत लगाई जाती है कि इंसान अगर काम छोड़ के भाग भी जाएगा ना आज, तो ये 2 दिन में वापस आएगा क्योंकि ये ड्रग्स के बिना नहीं रह सकता। इसलिए पंजाब में ड्रग्स का पेनिट्रेशन रोकना पॉसिबल नहीं है। स्टूडेंट्स तो स्टूडेंट्स, यूथ यूथ, लेकिन जो लेबर क्लास भी है वहां पर उनको ड्रग्स का एडिक्ट बनाया जाता है जानबूझकर, ताकि एक चीप लेबर का सप्लाई पंजाब की रूरल इकोनॉमी, एग्रीकल्चर इकोनॉमी में बना रहे। सेम गोज विद दिस ईस्टर्न यूपी एंड बिहार रीजन। ओके, यही बंगाल साइड भी प्रेवलेंट है। तो हमारे यहाँ पर फोर्स लेबर, बॉन्डेड लेबर एंड चाइल्ड लेबर, ये एक रियलिटी है, इसमें कोई डाउट नहीं। ओके, अब ये जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, कल मैंने आपको एक नोट डाला था न्यूज़पेपर में से ही, सीबैम का, ठीक है, कार्बन बॉर्डर एडजस्टेड मैकेनिज्म। वो क्या है? वो यही है कि जहां पर एनवायरमेंटल के नॉर्म्स बहुत वीक होंगे, उन कंट्रीज में जाके कंपनीज प्रोडक्शन करती हैं और फिर यूरोप के मार्केट में भेजती हैं। तो इन्होंने क्या कहा कि आप अगर इंडिया या चाइना जैसी जहां पर एनवायरमेंटल नॉर्म्स या लेबर नॉर्म्स वीक हैं, वहां जाकर प्रोडक्शन भी कर रहे हो और फिर आप सोच रहे हो ईयू के मार्केट में आके हम बेच लें जहां पर की नॉर्म्स बहुत मुश्किल है अगर प्रोडक्शन करते हम, तो यहां से ये लोग अगर यहां बेचना चाहते हैं तो उस पर एक एक्स्ट्रा टैक्स लगाएगा यूरोप। ओके, ऐसे ऐसे डेस्टिनेशन से प्रोडक्ट आ रहा है जहां पे एनवायरमेंटल नॉर्म्स एंड लेबर नॉर्म्स बहुत ही कमजोर हैं, ठीक है, तो वो एक्स्ट्रा टैक्स लगाएंगे ताकि न्यूट्रलाइज किया जा सके, ताकि कंपनी ये सोचे कि यार अगर हम यहां से बना के ले भी आए तो भी हमें एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ेगा, उससे अच्छा तो यहीं पे बना लो, इनके जो नॉर्म्स होंगे, एनवायरमेंटल नॉर्म्स और लेबर नॉर्म्स, उनको फॉलो कर लेंगे हम। ओके,
तो यहाँ पर यूएस ने यही कहा है कि इंडिया पर और भी कुछ कंट्रीज हैं उन पर हम एक्स्ट्रा टैरिफ लगाएंगे प्रोडक्ट्स पर, क्योंकि वो अपने इन प्रोडक्ट्स को बनाने में फोर्स लेबर का इस्तेमाल कर रहे हैं। ओके, द यूएस गवर्नमेंट हैज proposed to levy a tariff of 12.5% of imports from 54 countries, saying that they have failed to impose and effectively enforce prohibitions on import of goods produced using forced labor. ओके, सो फोर्स लेबर या चाइल्ड लेबर हमारे यहाँ से खत्म करना पॉसिबल नहीं है और करना भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि ये जो ईंट के भट्टे, देसी दारू के ठेके, इस तरह की जो चीजें चल रही है ना, ये लोकल पॉलिटिशियंस के ही होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। ओके, जो लोकल गुन्स होते हैं, जो लोकल पॉलिटिशियंस होते हैं, जो नेता हैं, उन्हीं के चलते हैं ये सब। तो बंद करना भी नहीं चाहते वो कभी इंडिया में। याद कीजिए मेघालय में वो रेड होल माइनिंग में क्या हो रहा है, वो लोकल पॉलिटिशियंस की अंडर में ही चल रही है, उनकी खुद की है, और वो खुद चाइल्ड लेबर का यूज कर रहे हैं वहां पर रेड होल माइनिंग में। राइट, तो इस तरह की चीजें हो रही है, इसलिए यहाँ पर यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव की एक रिपोर्ट आती है, हर साल आती है, रिपोर्ट 301 कहते हैं उसको। तो उसने कहा है कि अगर हमारे जो पार्टनर्स हैं, जो ट्रेड पार्टनर्स हैं, अगर वो इनफ स्टेप्स नहीं ले रहे हैं फोर्स लेबर को खत्म करने के लिए, तो फिर अगर वो कोई प्रोडक्ट भेज रहे हैं तो फिर हम उस पर एक्स्ट्रा टैरिफ लगाएंगे। ओके, जैसे मान लीजिए हम रेड होल माइनिंग कर रहे हैं कोल निकालने के लिए, और वो कोल हम लोग यूएसए भेजना चाहते हैं, जैसे एक एग्जांपल, तो वहां पर अगर आप वो कोल भेज रहे हो तो उस पर वो एक्स्ट्रा 12.5% टैरिफ लगाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके यहाँ माइनिंग में चाइल्ड लेबर, फोर्स लेबर प्रेवलेंट है। ओके, सो इसे क्या कहेंगे हम, ये बताइए। देखिए, ट्रेड बैरियर है कि नॉन ट्रेड बैरियर है, सॉरी टैरिफ है या नॉन टैरिफ। ओके, तो इस तरह की चीजें, अब अभी थोड़े दिन पहले आपने जापान में देखा था कि हमारे जो मैंगोज जाते हैं उनको बैन कर दिया गया, क्या कहकर कि आप लोगों के मैंगोज में केमिकल बहुत ज्यादा है। राइट, तो ये जो नॉन ट्रेड बैरियर्स है ना, ये हमारे एक्सपोर्ट को रियल हार्म करते हैं। लेकिन इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, आप सामने वाली कंट्री से लड़ नहीं सकते कि नहीं नहीं आप तो हमारा प्रोडक्ट खोल लिए, नहीं तो हम भी आपके प्रोडक्ट नहीं लेंगे। ठीक है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें उनकी टेक्नोलॉजी की जरूरत है, हमें उनके इलेक्ट्रॉनिक्स की जरूरत है, तो हमें तो लेने ही पड़ेंगे उनसे। लेकिन इसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है कि हम अपने डोमेस्टिक लॉज को इम्प्रूव करें, जो कि इम्प्रूव होने से रहे, क्योंकि जब तक पॉलिटिशियंस का इन्वॉल्वमेंट इस तरह के गलत कामों में रहेगा, लॉज कभी इम्प्रूव नहीं होंगे। एनीवे, चलिए, ये ज्यादा रामायण सुना दी मैंने आपको, लेकिन मैं ये सब आपको बताता इसलिए हूं ताकि आपकी एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो। इसके बाद जब आप क्वेश्चन आंसर्स करोगे ना, बहुत इजीली करोगे, आपके पास इतने डाइवर्स एग्जाम्पल होंगे, रेड होल माइनिंग हो गया मेघालय का, ओके, या ब्रिक लिंक्स हो गए ईस्टर्न यूपी और बिहार के, या फिर रूरल एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी हो गई पंजाब की। अब इनको आप ड्रग्स के प्रेवलेंस से भी कनेक्ट कर लो, ओके, फिर इनको ओवरऑल जो हेल्थ इंडिकेटर्स होते हैं उनसे भी कनेक्ट कर सकते हो। जो एजुकेशन है जिसमें बच्चे और पिछड़ते जा रहे हैं, हम बात कर रहे हैं 100% एनरोलमेंट एट ग्रास रूट लेवल, बट अगर हम खुद ही बॉन्डेड लेबर, फोर्स लेबर, चाइल्ड लेबर जैसी चीजों को खत्म नहीं कर पाएंगे तो फिर कैसे होगा। राइट, उसी में फिर आप ऐड कर दीजिए कैलाश सत्यार्थी का बचपन बचाओ आंदोलन। ओके, चलिए, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, रीचेक ऑर्डर्ड ओवर डिस्क्रिपेंसीज इन सेंसस 2027 डेटा। अब देखिए, ये मत सोचिए कि मैं मोदी गवर्नमेंट के अगेंस्ट हूँ, नहीं, वो बच्चों के साथ या यूपीएससी एसएससी एग्जाम में जो धांधली हो रही है उसमें मैं नहीं, हम सब, आप लोग, हम सब एक ही कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। ओके, एग्जाम कराने हैं तो फेयर कराओ, और या तो फिर मत कराओ, बच्चों के साल खराब मत करो एग्जाम में धांधलियां करके। आज हमारे मध्य प्रदेश में एक 17 साल के बच्चे ने सुसाइड किया नीट को लेकर, क्योंकि उसके फादर ने किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी पर 3 लाख का लोन लिया था उसको पढ़ाने के लिए, और उस बच्ची के साथ ही वो नागपुर चले गए थे कि मैं वहां पर कुक का काम कर लूंगा किसी ढाबे पे और बच्ची की पढ़ाई भी हो जाएगी। बच्ची ने नीट दिया, अब नीट कैंसिल हो गया, अगला नीट कब होगा उसको लेकर भी थोड़ी एनोनिमिटी बनी हुई है, तो उसको लेकर उस बच्ची ने सुसाइड कर लिया कि मुझ में दोबारा ये अटेम्प्ट देने की हिम्मत नहीं है। ओके, इस तरह की चीजें अगर हो रही हैं तो मैं हूं या आप हो या कोई और हो, ठीक है, प्रोवाइडेड कि आपका नाम अंजना ना हो, ठीक है, तब तक ये जो दर्द है या ये जो गलत है वो हम सबको उतना ही बुरा लगता है जितना कि उस बच्चे को लगना चाहिए जिसके साथ ये हुआ है। ओके, अब अंजना हो तो बात अलग है। वो जो तलवे होते हैं ना हमारी बॉडी, मतलब पैरों के नीचे के तलवे, उसमें ना ध्यान रखिएगा 3 तरह के बैक्टीरिया होते हैं। तो कुछ लोग जो कुत्तों को गोदी लेके घूमते हैं ना, वो कुत्ते उनके तलवे चाटते भी हैं तो वो चल जाता है कि कुत्ते में वो एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है कि उसको वो बैक्टीरिया हार्म नहीं करता।
लेकिन अगर कोई इंसान इंसान के तलवे चाटेगा ना तो फिर वो हार्म करता है। तो हो सकता है फिर 50 साल की उम्र के बाद आप भी कुछ अनशन बकना शुरू कर दो टीवी पे आके। एनीवे छोड़िए, मतलब इंसान होके इंसान के तलवे नहीं चाटने, वो कुत्तों का काम है। चलिए, तो यहाँ पर मोदी सरकार ने बड़े बड़े दावे किए कि देखिए हमने इतने टॉयलेट्स बना दिए, हमने इतने एलपीजीज डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, करीब 8 करोड़, हमने सबको हाउसिंग प्रोवाइड कर दिए। ओके, तो ये सारी चीजें धराशायी हो गई हैं इस सेंसस के सामने। अब सरकार ने क्या किया है कि इन चीजों की जो कमियां सामने आई उनको इंप्रूव करने की बजाय, ये जो लोग एन्यूमरेशन कर रहे थे सेंसस में, ठीक है, वो रियल रिपोर्ट लेके आए घर घर जाके। अधिकांश तो स्कूल टीचर्स ही होते हैं जो घर घर जाके सर्वे करते हैं, आंगनवाड़ी वर्कर्स होती हैं। ये लोग ये डिस्क्रिपेंसीज लेकर आए कि कई घरों में टॉयलेट्स नहीं है, कई घरों में एलपीजीज नहीं है, वो लोग अभी भी लकड़ी और कंडों का इस्तेमाल कर रहे हैं, कई लोगों के पास घर नहीं है। तो अब सरकार ने ऊपर से ऑर्डर दिया है कि ये डिस्क्रिपेंसीज सही करो। सरकार खुद को सही नहीं कर रही है कि हम ये सैनिटेशन वगैरह की जो प्रॉब्लम है, पाइप्ड ड्रिंकिंग वाटर की प्रॉब्लम है, उसको ठीक करें, नहीं, वो इन टीचर्स पे दबाव बना रही है कि ये डेटा सही साट करो। मतलब झूठ लिख दो कि हाँ ये सब चीजें हैं वहां पर। ओके, सो इसलिए मैं इस सरकार को निहायत ही बेशर्म मानता हूँ। With ongoing census, 2027 exercise throwing up data that differ from the government records, such as open defecation, हाउसहोल्ड एक्सेस टू इलेक्ट्रिसिटी और कुकिंग गैस कनेक्शन। ये सारे डेटा जो थे गवर्नमेंट के अब तक के, वो इस सेंसस के सामने बिल्कुल धराशायी हो गए, सब झूठ निकला। सेवरल enumerators Several enumerators, mostly government school teachers and आंगनवाड़ी वर्कर्स, they have taken to social media। अब सोशल मीडिया को इसलिए हम डबल ए शॉर्ट कहते हैं, वो अच्छे काम के लिए भी यूज हो सकता है, गलत काम के लिए भी। गलत काम जो बीजेपी का आईटी सेल या गोदी मीडिया फैलाता है, ठीक है, उन्होंने यूट्यूब टीचर्स को कोचिंग माफिया डिक्लेयर कर दिया, जबकि असली कोचिंग माफिया वो बैठे हैं और इन दिल्ली वगैरह में, वो सब नेताओं का पैसा लगा रहता है इनमें। स्कूल वाले हैं एजुकेशन माफिया, और ये सारे स्कूल नेताओं के चलते हैं, कॉलेजेस नेताओं के चल रहे हैं। बीजेपी का एक अकेला मिनिस्टर है सिर्फ मुंबई में, 30% कॉलेजेस उस अकेले मिनिस्टर के हैं, मुंबई जैसे शहर में। एनीवे तो यहां पर सोशल मीडिया पर टीचर्स ने कहा दैट दे हैव रिसीव्ड द डायरेक्शंस फ्रॉम गवर्नमेंट कि आप इस चीज को ठीक कीजिए। और उन्होंने साथ में ये भी कहा कि रेसिडेंट्स वर अनविलिंग टू शेयर इंफॉर्मेशन फियरिंग कैंसिलेशन ऑफ गवर्नमेंट बेनिफिट्स। ओके, मतलब पब्लिक में भी वो फियर है कि अगर हमने ये सच्चाई बता दी कि हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन नहीं है, पाइप वाटर कनेक्शन नहीं है, या हमारे यहाँ एलपीजी नहीं मिला है, तो जो चीजें दूसरी चीजें मिल रही हैं वो भी नहीं मिलेगी। ओके, तो ये भी एक फियर पब्लिक में आया है पिछले कुछ सालों में कि सरकार विच हंटिंग शुरू कर देती है। फिर वो वहां पर उनके जो लोकल लोग हैं, पॉलिटिशियन से जुड़े हुए, विधायकों से जुड़े हुए, जो सरपंच हैं, वो लोग फिर चल चल तेरा नाम इस लिस्ट में से हटाता हूं, तेरे को नहीं मिलेगा पक्का मकान। इस तरह की चीजें होती हैं। नाउ यूसेज ऑफ फ्यूल सच एज wood, cow dung, dung cakes, crop residue etc being recorded for the household। ओके, तो ये सब सच्चाइयां हैं अपने आसपास। और आप में से अगर कोई अभी दिल्ली के ओआरएन या मुखर्जी नगर में होगा तो आप तो खुद ही देख लेना, वहां कचरे का ढेर लगा रहता है, काहे का ओपन डेफिकेशन फ्री और क्या सैनिटेशन, कुछ नहीं, गंदगी मची रहती है। ओके, तो अब हम चलते हैं इस पे। 21 डेड इन दिल्ली होटल फायर, फॉरेनर्स अमंग दी विक्टिम्स। अब यहाँ पे 21 लोग मर गए। एंड हैरानी की बात ये थी कि जब यहाँ पर लोग मरे ना, उसके बाद जो मुख्यमंत्री हैं रेखा गुप्ता, वो 2-3 घंटे तक तो पहुंची ही नहीं थी स्पॉट पे। ठीक है, और इवन 45 मिनट लगे आपकी फायर ब्रिगेड को यहाँ तक पहुंचने में। और ये सब दिल्ली के पॉश एरिया है, ठीक है, ये रिच लोगों के होटल्स हैं ये। चलिए, तो इस पे मुझे आपको एक क्वेश्चन प्रिपेयर कराना है, जैसे मैंने आपको अर्बन फ्लड्स करवाया था और वो एग्जाम में एज इट इज ही पूछा गया, तो वो हमें हेल्प हो जाती है। और देखिए, मैं आपको भले ही यहाँ 250 वर्ड में कराऊं, आपको मुश्किल से 150 वर्ड में लिखना है। इजी इजी पॉइंट रखो, आराम से लिख लोगे। अच्छा चलो, पहले ये बताओ कि फायर इंसिडेंट में मर रहा है इंसान तो क्या लूज कर रहा है? अपनी लाइफ। ठीक है, लाइफ उसको अधिकार किसने दिया है? आर्टिकल 21 ने। ओके, और लाइफ कैसे मिलेगी? जब आपको एक सेफ पब्लिक स्पेस दिए जाए, ठीक है, या अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो कमर्शियल स्पेस, जैसे हमारे यहाँ राउस आईएएस में बच्चे मर गए थे वो डूबने से लाइब्रेरी में, राइट? सो राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21 encompasses the right to safe public and commercial spaces। However, the recurring urban disasters, चाहे वो अर्बन फ्लड हो या फायर इंसिडेंट्स हो, such as the recent fatal hotel fire in Delhi, it highlight a deep-seated crisis in municipal governance,
वेयर सेफ्टी क्लियरेंसेज आर बाईपास फॉर कमर्शियल एक्सपीडियंसी, कि चलिए जल्दी से ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है या फिर रिश्वत मिल गई है, जो भी है। लेकिन ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क क्रिएट करती है हमारे म्युनिसिपल गवर्नेंस पर। ओके, अब उस टाइम जब वो बच्चे डूबे देर हाउस में, तो प्रोटेस्ट किया था म्युनिसिपैलिटी के अगेंस्ट, एमसीडी के अगेंस्ट प्रोटेस्ट चल रहा था, ठीक है। बट एमसीडी ने नहीं मानी अपनी गलती। उसने क्या किया, वो जो थार उस टाइम जो गाड़ी निकली थी जिससे पानी का एकदम प्रेशर आया और वो गेट गिर गया था और पानी अंदर चला गया था, उनने थार वाले को अरेस्ट कर लिया यार। वो तो जा रहा है ना, रोड से जा रहा है, उसकी क्या गलती थी? पानी वहां भरा हुआ था, ये तो एमसीडी का फॉल्ट था, पर अरेस्ट किया गया थार वाले को। ओके, सो द बिगेस्ट फेलियर इज प्रिंसिपल गवर्नेंस, जो कमर्शियली किसी प्रोजेक्ट के तेज करने के लिए इस तरह के नेग्लिजेंस कर देती है। ओके, तो यहां पर हमें जरूरत क्या है, ए पैराडिम शिफ्ट फ्रॉम फ्रेगमेंटेड रिएक्टिव फायर फाइटिंग अप्रोच टू ए यूनिफाइड लीगली एनफोर्सेबल रिजीम ऑफ फायर प्रिवेंशन। ओके, तो ये मैंने यूज किया है यहां पर एज अ कनेक्टिंग लिंक। चलिए अब क्वेश्चन को जरा देखिए ध्यान से। फ्रीक्वेंट इंसिडेंट्स ऑफ अर्बन फायर्स इन कमर्शियल एज वेल एज पब्लिक स्पेसेस हाईलाइट डीप सीटेड स्ट्रक्चरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्सेस। तो हमें यहाँ पे दोनों चीजों पे फोकस करना है, स्ट्रक्चरल भी और एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्सेस पर भी। इन लाइट ऑफ रीसेंट ट्रेजेडीज, ठीक है, बहुत सारी हुई है। आपका मुखर्जी नगर में भी कोचिंग में आग लगी थी, उसके बाद वो सूरत या वडोदरा में कहीं पर बच्चे बच्चे थर्ड फ्लोर से जंप किया यार बच्चों ने आग से बचने के लिए। In recent tragedies, analyze the primary causes behind high vulnerability in Indian cities and discuss the measures needed to transition from reactive firefighting, यानी हादसा होने के बाद कि अब हम इस अधिकारी को सस्पेंड कर देंगे, होटल को सील कर देंगे, इस तरह के रिएक्टिव फायर फाइटिंग की बजाय क्या आप एक कल्चर बना सकते हो फॉर प्रोएक्टिव फायर प्रिवेंशन। तो इसके लिए आप क्या मेजर्स लोगे? तो मेजर्स को अगर हम तीन पार्ट में डिवाइड कर देना, तो पहला तो स्ट्रक्चरल, यानी कि जो डिजाइन है उसी में डेफिशिएंसीज होती हैं। सेकंड, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड एनफोर्समेंट गैप्स, ठीक है, म्युनिसिपैलिटी की घटिया हरकत। और तीसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर इसलिए क्योंकि आप अगर दिल्ली के कुछ एरियाज में देखो, कमर्शियल स्पेसेस में भी, तो बिल्डिंग्स ऐसे चिपकी हुई हैं, बिल्कुल बिल्कुल एकदम चिपकी हुई हैं कि अगर कुछ हो भी जाए हादसा तो आप इधर से निकल के उधर नहीं जा सकते। करोल बाग के भी एक होटल में कुछ टाइम पहले आग लगी थी। ओके, तो प्राइमरी कॉजेज को आप तीन पार्ट में डिवाइड कीजिए, स्ट्रक्चरल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। सो फर्स्ट, स्ट्रक्चरल में सबसे बड़ा क्या है कि यहाँ पे सबसे पहले वायलेशन होता है नेशनल बिल्डिंग कोड का, कोई फॉलो ही नहीं करता। देर इज वाइड स्प्रेड नॉन कंप्लायंस विद एनबीसी फायर एंड सेफ लाइफ सेफ्टी गाइडलाइंस रिगार्डिंग द सेफ एग्जिट विड्थ। ठीक है, जैसे आप मॉल वगैरह में जाओगे, आप देखोगे वहां पे मल्टीपल एग्जिट होते हैं कि कल को कोई हादसा हो जाए तो आप इधर से निकल सको, उधर से निकल सको। अगर आप दब भी गए हो तो इमरजेंसी लाइटनिंग होती है, फायर रेजिस्टेंट मटेरियल्स होते हैं। ओके, झांसी का भी आपको याद होगा, एक हॉस्पिटल में आग लगी थी, कई नवजात बच्चे, ओके, जो जस्ट पैदा ही हुए थे, वो जल के मर गए थे। थोड़े बहुत नहीं, डबल डिजिट में थे, एग्जैक्ट फिगर आई डोंट रिमेंबर। ओके, नेक्स्ट इज एस्केप रूट, इलीगल एक्सटेंशन। ठीक है, हमारे यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि मेरी जहां तक जमीन है ना, वहां तक तो मैं वॉल बनाऊंगा अपने कमरे की, और उससे थोड़ा आगे सड़क पे आके बनाऊंगा बगीचा। ये हमारे इंडिया की सबसे बड़ी बीमारी है। Illegal extension often block the ventilation and emergency exit, as seen in Malvi Nagar case. The trapped victims were forced to jump out of windows because internal movement was cut off by smoke and flames. Then vertical and horizontal flumes, unsealed electrical shafts, false ceilings, and combustible interior paneling act as tunnels that accelerate the spread of lethal टॉक्सिक स्मोक। क्योंकि आजकल क्या है, लोगों को पीओपी और इस तरह की चीजें कराने का शौक चढ़ता है, और उनमें वो ऐसा मटेरियल यूज कर लेते हैं जिससे ये आग और तेजी से फैलती है। ओके, तो यहां से एक आध पॉइंट स्ट्रक्चरल से उठा लो, एक आध एडमिनिस्ट्रेशन से उठा लो, जिसमें सबसे बड़ा आएगा करप्शन एंड कंप्लायंस इवेजन। ओके, पोस्ट फैक्टो रेगुलराइजेशन, यानी कि बना लो जैसा बनाना है, उसके बाद रेगुलराइजेशन तो कर ही देगी सरकार। ठीक है, झुग्गी बस्तियों में क्या होता है, कहीं भी बना लो, बाद में चुनाव आएंगे, कोई ना कोई पार्टी आप प्रॉमिस कर देगी कि हम आपकी बस्ती को रेगुलर कर देंगे। ओके, देन फ्रेगमेंटेड गवर्नेंस, यहां से परमिशन लो, वहां से सर्टिफिकेट्स लो। देयर इज अ पुअर कोऑर्डिनेशन बिटवीन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस हु इशू बिल्डिंग ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट एंड स्टेट फायर डिपार्टमेंट हु इवैल्यूएट द फायर रिस्क। फायर डिपार्टमेंट सबसे नकारा है आफ्टर फूड डिपार्टमेंट। ठीक है, ये चेक ही नहीं करते कि कोई बिल्डिंग बन रही है तो उसमें फायर के कोई मेजर्स लिए गए हैं या नहीं। फिर ये है कंजेस्टेड अर्बन टोपोग्राफी, ओवरहेड पावर लाइंस कहीं से जा रही हैं,
थोड़ा सा स्पार्क हुआ, आग लग गई, ठीक है। और अंडर इक्विप फायर सर्विसेज, यानी कि जैसे आपकी जो एक तो मैन पावर, इसमें आप कई पिछले कई साल से तो हमने सुना ही नहीं कि इसमें कोई रिक्रूटमेंट आया हो, लेते ही नहीं है, ठीक है। डायरेक्टली आउटसोर्स कर देंगे, थोड़ा बहुत ठेके पे ले लेंगे, क्योंकि उनको पता है ना तो फायर ब्रिगेड है अपने पास ज्यादा, ना अपन को कोई मैन पावर की जरूरत है, ठीक है। हाई रीच हाइड्रोलिक लैडर तो छोड़ ही दो आप। ओके, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं प्राइमरी कॉजेज, हमसे क्वेश्चन में सिर्फ स्ट्रक्चरल पूछे गए थे और एडमिनिस्ट्रेटिव पूछे गए थे। ओके, नाउ हम इस रिएक्टिव रिस्पांस को कैसे रोबस्ट प्रिवेंशन में कन्वर्ट कर सके, तो उसके लिए अब कॉजेस को दिमाग में लाओ वापस। आप इजी लिख लोगे। फर्स्ट इज कि हम जो रेगुलेटरी टीथ है उनको और स्ट्रिक्ट करें, यानी कि नेशनल बिल्डिंग कोड को लीगली बाइंडिंग किया जाए रादर देन दी एडवाइजरी, ठीक है। वो मैंडेटरी हो कि आपको ये इंप्लीमेंट करनी है, आपको ये इस तरीके से फॉलो करना ही होगा। ओके, देन टेक्नोलॉजिकल ओवरहॉल, तो यहाँ पे हम आईओटी इनेबल्ड स्मार्ट स्मोक डिटेक्टर्स, जैसे जो 5 स्टार होटल्स में होते हैं ना, जरा सी स्मोक आई और अलार्म बजना शुरू हो जाता है, राइट। और अगर जैसे मान लो कहीं से भी आग का अगर उनको वो दिखता है तो वो ऑटोमेटिक उनके स्प्रिंकलर सिस्टम ऑन हो जाते हैं, वो पानी रिलीज करना शुरू कर देते हैं, ओके, स्पेशली इन दी हाई रिस्क जोन। देन सेफ्टी ऑडिट, अगर आप सरकारी डिपार्टमेंट से सेफ्टी ऑडिट लेने जाओगे तो कुछ नहीं करना है, पैसे नहीं दोगे तो वो 10 कमियां निकाल देंगे, पैसे दे दोगे तो कोई कमी नहीं निकालेंगे। तो उससे बेटर होगा अगर हम थर्ड पार्टी ऑडिट करें। शिफ्ट द बर्डन ऑफ इंस्पेक्शन फ्रॉम अंडरस्टाफ्ड गवर्नमेंट फायर डिपार्टमेंट टू एक्रेडिटेड इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी फायर सेफ्टी ऑडिटर्स। देन अपग्रेड दी फायर सर्विसेज, कैसे अपग्रेड करोगे? आपने इतना बड़ा फंड किस लिए बनाया था? इसमें जो करोड़ों रुपए पड़े वो किस लिए पड़े? अंडर अनयूटिलाइज पड़े रहते हैं सालों तक। इन्फ्यूज फंडिंग वाया नेशनल डिजास्टर मिटिगेशन फंड to modernize the fire stations with advanced rescue apparatus and specialized training for toxic smoke ventilation. इसके अलावा मॉक ड्रिल्स वगैरह हैं, तो ये तो टाइम टू टाइम होती रहती हैं, बट मोस्टली रीलबाजी के लिए होती है, वरना कोई ड्रिल को सीरियसली भी नहीं लेता। ओके, तो यहाँ पे हमने कॉजेस भी जान लिया, हमने ये भी जान लिया कि अगर हमें इसे प्रॉपर एक रोबस्ट सिस्टम बनाना है तो हमें क्या मेजर्स लेने की जरूरत है। 10 मार्कर मोर देन इनफ। ओके, चलिए, तो हमने इस टॉपिक को तैयार कर लिया और ये दोनों चीजें हमने समझ ली थी। अब हम आगे चलते हैं, जस्ट अ सेकेंड। अच्छा, हिंदू में ज्यादा कुछ नहीं है, इंडियन एक्सप्रेस में हमें 2 अच्छे आर्टिकल मिलेंगे। ये हमने उस दिन जान लिया था अबाउट दी आईआईपी। अगर आपने नोट्स बनाए हैं, जो कि मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपने बनाए होंगे, तो मैंने आपको बताया था कि 3 इंडिकेटर्स पहले से थे, एक इंडिकेटर और ऐड किया गया है, उसमें प्लीज अपने नोट्स में इनका वेटेज अपडेट कर दीजिए। ये जो 4th सेक्टर आया है आपका, दैट इज वो सैनिटेशन, वाटर सप्लाई, सीवरेज, उसका वेट है 2.02%। उसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी कैटेगरी जो 3 पहले से थे, माइनिंग, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैन्युफैक्चरिंग, तो इलेक्ट्रिसिटी का जो वेट था वो बढ़ के हो गया 10.87%, और इसको अब तो अलग अलग वे में भी बाइफरकेट किया गया है, रिन्यूएबल एनर्जी अलग, नॉन रिन्यूएबल अलग। ओके, सो 10.87% उसका वेट है। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग का वेट मार्जिनली डिक्लाइन हुआ है फ्रॉम 77 टू 76%, और उसके अलावा माइनिंग का वेट भी थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ है टू 11% फ्रॉम 14%। ओके, तो प्लीज ये चारों वेट अपडेट कर लीजिए अपने नोट्स में, क्योंकि प्रीलिम्स अब जितना डेप्थ में जाके पूछ रहा है आपसे, ओके, वो आपसे कुछ भी पूछ सकता है, और वैसे भी ये याद होना चाहिए आपको, कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, इसके अलावा राइट टू फॉरगॉटन, ये मैंने आपको प्रॉपर एक क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में दिया था, और कल रात को मैंने इसका आंसर आपको टेलीग्राम चैनल में अपडेट कर लिया था। उसमें आपको जो पॉइंट इजी लगे आप वो अपने नोट्स में इंक्लूड कर लीजिए। ओके, चलिए, माओइज्म। माओइज्म पे मैं आपको मॉक क्वेश्चन दूंगा, वो आपको प्रैक्टिस करना होगा, उसका आंसर आप अपलोड कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर होम मिनिस्टर ने डिक्लेयर किया है दैट इंडिया इज नाउ फ्री फ्रॉम माओइज्म, ठीक है, यानी कि हमने खत्म कर दिया है इसको। ठीक है सर, आपने खत्म कर दिया है, लेकिन सिर्फ माओइज्म खत्म किया है आपने सिक्योरिटी फोर्सेस की दम पे, ठीक है, जब तक वहां पर उतनी हाई लेवल की सिक्योरिटी फोर्सेस लगी हुई हैं तब तक ये सब चीजें कंट्रोल में रहेंगी। बट व्हाट आफ्टर दैट? ओके, उसके बाद क्या होगा? क्या आप एक गवर्नेंस अच्छे से स्टैब्लिश कर पाएंगे वहां पर? ठीक है, क्या वहां रह रहे हर एक आदिवासी को मेन स्ट्रीम से जोड़ पाएंगे? ओके, क्या वहां पर जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है, यानी कि
लोकल गवर्नेंस, ओके, ग्रास रूट गवर्नेंस, क्या उसको सही से एस्टेब्लिश किया जाएगा? और वो करने के लिए क्या आप पैसा जिसको आप लोगों ने कमजोर किया है, क्या आप उसका सही से इंप्लीमेंट कर पाएंगे? दूसरा, फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006, यानी कि ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स एंड उनको जो जमीन दी जाती है, उसमें जो रिजेक्शन का रेट 85% से भी ज्यादा है, क्या इसको आप ठीक कर पाएंगे? और उन आदिवासियों को उनके जल जंगल जमीन उससे डिस्प्लेस ना किया जाए माइनिंग जैसे प्रोजेक्ट्स की वजह से, क्या आप ये इंश्योर कर पाएंगे? यानी कि ओवरऑल क्या सिक्योरिटी फोर्सेस हटने के बाद यहाँ पे जो गुड गवर्नेंस होगी, क्या वो इतनी जस्टिसेबल होगी? ठीक है, क्या इन लोगों को वो जस्टिस मिल पाएगी कि इन्हें दोबारा हथियार उठाने की जरूरत ना पड़े? तो ये कुछ बड़े सवाल हैं जो माओइस्ट फ्री डिक्लेयर करने के बाद आगे सरकार को चैलेंज करेंगे। ओके, अब यहां पे सरकार ने क्या कहा है कि 2031 वुड बी नेक्स्ट माइलस्टोन फॉर इंश्योरिंग द ओवरऑल वेलफेयर ऑफ बस्तर आदिवासी। अब उस वेलफेयर में ये सारी चीजें देखनी होंगी, क्या उनके यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर उनकी नीड को ध्यान में रखते हुए, ये नहीं कि हम आपको बहुत मॉडर्न बना देंगे, यहाँ का पूरा एरिया आप लोग हट जाओ यहाँ से, हम इसको वो कर देंगे डेवलप, नहीं, क्या ये इंफ्रास्ट्रक्चर उनकी नीड्स को ध्यान में रखते हुए डेवलप कर पाएंगे हम? क्या उनके लिए एजुकेशन की कोई नॉर्म कर पाएंगे? एजुकेशन में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बॉर्डर पर ही बस्तर रीजन में कुछ जगहों से प्रॉब्लम ये आ रही थी कि आपने टीचर्स बाहर के भेज दिए पढ़ाने, अब वो पढ़ा और ऊपर से आपने ये कर दिया कि इंग्लिश मीडियम में भी पढ़ाएंगे हम। अब प्रॉब्लम ये है कि इंग्लिश तो छोड़िए, उन बच्चों को, वहां के लोगों को हिंदी भी नहीं आती है, उनको पढ़ाया जा सकता है उनकी खुद की लोकल लैंग्वेज में, जैसे अगर वहां गोंड आदिवासी हैं तो उनको गोंडी लैंग्वेज जो होती है उसमें पढ़ाने वाले टीचर्स चाहिए, पर वो आपने किया नहीं। ठीक है, तो आपने क्या किया, स्कूल खोल दिए, परीक्षाएं करवा रहे हैं, ये रही किताबें, ये रहे कॉपियां, रट्टा मारो पढ़ते जाओ, बट उससे वो सीख नहीं पा रहे हैं। और जो टीचर्स हैं वो भी सिखाने में इंटरेस्टेड नहीं, क्योंकि उनको ये लग रहा है कि बच्चे हमारी बोली हमारी भाषा ठीक से नहीं समझते, ना हम इनकी बोली भाषा और कल्चर ठीक से समझते हैं, तो फिर कैसे पढ़ाएं? ओके, तो क्या आप एजुकेशन इंप्रूवमेंट ला पाओगे उनमें? क्या आदिवासियों में सबसे बुरे हेल्थ इंडिकेटर्स को आप इंप्रूव कर पाओगे? ठीक है, तो 2031 इज द नेक्स्ट माइलस्टोन फॉर ओवरऑल वेलफेयर ऑफ बस्तर आदिवासी। कैसे करेंगे ये? थ्रू डेमोक्रेटिक वैल्यूज, दैट इज पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस वगैरह को स्ट्रेंथन करेंगे, उनको पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी देंगे। ओके, ये बातें कर रही है वो सरकार जो शहरों में पढ़े लिखे लोगों को पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी नहीं दे पा रही है, सिर्फ ऊपर से थोप रही है आप पे सारे कानून, जैसे लद्दाख के लोगों पे। डेमोक्रेटिक वैल्यूज, कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट बाय डिलीवरिंग वेलफेयर स्कीम्स टू डोर स्टेप्स ऑफ लोकल कम्युनिटीज, दैट इज इनकी जो पीडीएस स्कीम वगैरह जो चलती हैं, स्पेशली पीवीटीजीस के लिए जो स्कीम्स चलती हैं उनके डोर तक। ओके, यहाँ पे सरकार ने कहा है वी आर कमिटेड टू टीयर्ड सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, दैट इज पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। ओके, और ग्राम सभा को हम पावर देंगे, जबकि इन्होंने खुद उस फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, सॉरी फॉरेस्ट राइट एक्ट को अमेंड करके वहां से ये कहा कि ग्राम सभा के जो कंसेंट जो मैंडेटरी था वो मैंडेटरी नहीं रहेगा। ओके, कुछ प्रोजेक्ट्स के लिए, और जिन प्रोजेक्ट्स के लिए मैंडेटरी भी है ना, मैं आपको अगर रियलिटी बताऊं तो ये उड़ीसा का केस है, वहां पे सिक्योरिटी फोर्सेस ने रातों रात में जाके जो आदिवासी थे उनके घरों के दरवाजे तोड़ तोड़ के उनको बाहर निकाल के मारा था। ये पिछले महीने की खबर है। क्यों किया था? क्योंकि इन लोगों ने पहले क्या किया कि आपको अपलोड करना होता है वहां पर इमेजेस कि हमने ये ग्राम सभा से मीटिंग कर ली है और यहाँ से ये रेजोल्यूशन पास हो चुका है, कंसेंट दे दिया गया। इन लोगों ने क्या किया, चार अलग अलग गांव में गए, ठीक है, चारों गांव में ट्रक भर के अपने लोगों को ले गए, उनको बिठा दिया और कह दिया कि ये चल रही है ग्राम सभा की मीटिंग, और वहां से इन्होंने रेजोल्यूशन पास करवा दिया। और चारों ने ही सुबह 10 बजे एग्जैक्टली ये कर दिया कि 9 बजे से मीटिंग चल रही थी, 10 बजे हमने अपलोड कर दिया, कंसेंट मिल गया ग्राम सभा का। और फिर बाद में जब वहां की रियल ग्राम सभा को ही पता चला कि यार हमारे गांव का तो कंसेंट ही मिल गया, इन्होंने फोटो भी डाल दी, और फोटो भी यार बिल्कुल सेम टाइम पे अपलोड हुए और सेम लोगों के साथ, भीड़ में वही लोग उस गांव में ही बैठे हैं, उस गांव में ही बैठे हैं, उस गांव में ही बैठे हैं। इन लोगों ने अलग अलग दिन जाके फर्जी ग्राम सभा खड़ी करके फोटोज लेके और कंसेंट रेजोल्यूशन पास करके और कह दिया कि कंसेंट मिल गया, चलिए प्रोजेक्ट शुरू करते हैं। और ये अधिकारियों की मिली भगत से हो रहा है। तो अगर आप इस तरह की चीजें कर रहे हो तो फिर आप ये जो वादे यहाँ पे कर रहे हो कि हम ग्राम सभा वगैरह का कंसेंट लेंगे, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन मजबूत करेंगे, कैसे ट्रस्ट करेंगे आप पे? अगर आप ये चीज उड़ीसा में कर रहे हो तो आप बस्तर छत्तीसगढ़ में भी करोगे। ओके, तो यहाँ पर एक तो पंचायती राज और ग्राम सभा को मजबूत करना है, और दूसरा जो गवर्नमेंट अपॉइंटेड ऑफिशियल्स हैं जैसे तहसीलदार, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स, इनको थोड़ा सेंसिटिव बनाना है आदिवासियों की नीड्स को ध्यान में रखते हुए। ओके, क्योंकि उनके लिए सबसे बड़ा इशू है जल, जंगल और जमीन। पर इससे पहले आपको कंप्लीट द अनफिनिश्ड एजेंडा ऑफ इंप्लीमेंटिंग द पैसा एक्ट, ये मैंने जानबूझ के कल नहीं डाला था क्योंकि
ऑलरेडी मैंने जो पिछला फॉरेस्ट के जो अमेंडमेंट डाले थे, कंजर्वेशन एक्ट 1987 के 2023-25 के अमेंडमेंट, वो ही बहुत बल्कि थे। मुझे लगा नहीं कि आप लोगों ने अब तक उसके नोट्स बनाए होंगे, बट पैसा एक्ट मैं आपके साथ शेयर करूंगा और फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 भी। इसमें कंफ्यूज मत हुआ करो, ठीक है। ये जो 2006 वाला है ना, ये ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर वाला एक्ट है, ओके, बस उसका नाम फॉरेस्ट राइट एक्ट है। और वो जो था वो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है 1980 वाला। नो, पहले हमें इंश्योर करना होगा कि ये जो पैसा है, ठीक है, जैसे दैट इज पंचायती राज एक्सटेंशन, क्योंकि इसका जो इम्प्लीमेंटेशन रहा ना बहुत ही डिसमल रहा है। तो हमें पहले इंप्रूव करना होगा कि इसको हम इंप्लीमेंट कर पाए इन ट्रू लेटर एंड स्पिरिट, एंड गवर्नमेंट विल बी टेस्टेड बाय आदिवासी ऑन द पैरामीटर्स ऑफ जस्टिस डिलीवरी। बट जस्टिस इज अ मिथ राइट नाउ, ओके। ना तो स्टूडेंट्स को जस्टिस मिल रहा है पेपर लीक के अगेंस्ट। 2024 में भी नीट का जब पेपर लीक हुआ था ना, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये तो माना था कि यार कुछ सेंटर्स पर कुछ जगहों पर पेपर लीक जैसे इंसिडेंट्स हुए हैं, ये सच्चाई है, लेकिन पूरी परीक्षा फिर से करवाना पॉसिबल नहीं है। यानी कि उस बेईमानी को सुप्रीम कोर्ट ने भी मानते हुए कि हुई है, उन्होंने कहा यार अब कुछ कर नहीं सकते। ओके, तो जस्टिस तो पढ़े लिखे लोगों को नहीं मिल पाती, तो बेचारे आदिवासियों को तो क्या ही मिलेगी। Now, Gram Sabha is granted decisive power to safeguard Adivasi identity, manage community resources, and resolve local disputes in accordance with the customary law. Yes, ग्राम सभा को अंडर पैसा एक्ट ये पावर है, लेकिन सरकारी अधिकारी क्या कर रहे हैं? फर्जी ग्राम सभा ही बना के कंसेंट पास कर दे रहे हैं। देख लीजिए, यहां पर मेंशन भी है, देयर हैव बीन इंस्टेंसेस वेयर ग्राम सभा रेजोल्यूशन एंड कंसेंट रिकॉर्ड्स वर एलिजिबली forged और फैब्रिकेटेड विद मैलिफाइड इंटेंट। ओके, तो चलिए इस पे एक क्वेश्चन दिया है मैंने आपको, आप ट्राई जरूर कीजिएगा। While tactical military victories may lead to declaration of region as Maoist free, achieving a lasting and sustainable peace in left-wing extremism affected areas hinge primarily on winning the trust of Adivasi communities. So, critically analyze governance gaps in implementing constitutional guarantees and suggest measures to align developmental mandates with tribal sovereignty. ओके, तो इस क्वेश्चन में आपका फोकस मेनली होना चाहिए गवर्नेंस गैप, जो मैंने आपको ऊपर आर्टिकल में बताया कि नॉर्म्स हैं, लॉस है, लेकिन ट्रू लेटर एंड स्पिरिट में इंप्लीमेंट नहीं किए जा रहे हैं। ओके, और दूसरा कि हम क्या मेजर्स लें कि उनका डेवलपमेंट भी हो पाए और ट्राइबल सॉवरेनिटी भी बनी रहे, यानी कि उनका जल जंगल जमीन पर अधिकार भी बना रहे। ओके, जस्ट पहले वाले पार्ट के लिए 4 पॉइंट्स लिखो, लास्ट वाले के लिए 3 पॉइंट्स लिखो, एक प्यारा सा इंट्रोडक्शन लिखो और कंक्लूजन लिखकर खत्म कर दो। क्लियर? आएगा तो 10 मार्कर में आएगा, आई गारंटी दिस, ये 15 मार्कर वाला टॉपिक नहीं है। चलिए, इसके अलावा यहां पर स्टार्टअप की बात है, तो स्टार्टअप पे मैं आपको अपना जो ब्रेनस्टॉर्मिंग होता है हम उसमें बात करेंगे। सिर्फ हम स्टार्टअप पे ही नहीं करेंगे, एक्चुअली मुझे आपके साथ ना 2-3 इंपॉर्टेंट सेशन करने हैं। एक तो पूरा हमारी जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो इस वक्त गर्त में जा रही है, हम इस पे बात करेंगे, ठीक है। हम सभी सेक्टर की बात करेंगे, उनके साथ उनके लिए चल रही स्कीम्स की बात करेंगे, वो हम ब्रेनस्टॉर्मिंग में करेंगे। बट यहाँ पे स्टार्टअप्स को लेके कुछ बातें कही गई हैं। फर्स्ट इज एन एम्फेसिस ऑन इनोवेशन, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मार्केट अपॉर्चुनिटी। अब जो कन्वेंशनल बिजनेस होते हैं ना और जो स्टार्टअप्स, उनमें बस इतना ही फर्क है कि स्टार्टअप्स में हमें ये 3 इंपॉर्टेंट ट्रेड्स मिलते हैं कि स्टार्टअप में डेफिनेटली कुछ ना कुछ इनोवेशन होगा, टेक्नोलॉजी का कहीं पे यूज हो रहा होगा, जैसे खान सर का प्लेटफॉर्म देख लो या पीडब्ल्यू, और मार्केट अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, यानी कि फिजिकल कोचिंग्स 1 लाख 2 लाख रुपए लेती थी, इससे कम नहीं लेती थी। आज पीडब्ल्यू वही चीज 15,000 20,000 रुपए में करा रहा है। ओके, तो ये 3 इंपॉर्टेंट ट्रेड्स होते हैं जो कन्वेंशनल बिजनेस से अलग बनाते हैं स्टार्टअप्स को। ओके, अब यहां पर जो ये सर्वे आया ना, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जिसमें सबसे अच्छी बात यह है कि यहां पर देयर इज अ रिमार्केबल शिफ्ट, there is a clear shift in startup formation from tier 1 to tier 3 cities। और ये बहुत जरूरी है, क्योंकि स्मॉल टाउन्स में जब डेवलपमेंट होने लगेगा तो ओवरऑल डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है, ठीक है। क्योंकि 2016 में जब ये सर्वे किया गया था तो 65% जो स्टार्टअप्स थे वो आपके मेट्रो सिटीज यानी टियर 1 सिटीज में थे, ओके, जबकि टियर 3 में सिर्फ 15% थे। लेकिन आज ये काफी चेंज हुआ है, अब टियर 1 सिटीज में सिर्फ 18% टोटल स्टार्टअप्स हैं, जबकि टियर 3 सिटीज में 71% स्टार्टअप्स हैं। हमारे स्टार्टअप्स की क्वालिटी अच्छी नहीं है, ठीक है, वो उतने कोई हाईटेक रिसर्च इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजिकल बेस नहीं है, मोस्टली कंज्यूमरिज्म टाइप के ही स्टार्टअप होते हैं, खाओ पियो मौज करो वाले। ओके, लेकिन एक चीज ठीक है कि टियर 3 में आज 71% स्टार्टअप्स आ रहे हैं, जबकि टियर 1 में सिर्फ 18% आ रहे हैं, ठीक है, ये शिफ्ट जरूरी है।
देन इसके अलावा विमेन को लेकर कुछ बात कही गई है, बट मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, आप विमेन में विमेन लेड स्टार्टअप देखोगे ना, तो आप विमेन देखोगे थोड़ी सीनियर एज ग्रुप की, 40+ 50+ इस तरह की विमेन के स्टार्टअप ज्यादा देखोगे। क्यों? क्योंकि इनमें से मेजोरिटी जो होती है ना, जैसे मिस मित्तल को ही ले लीजिए, ठीक है, मोस्टली सब हस्बैंड की बनाई हुई वेल्थ की दम पर ही अपना कुछ स्टार्टअप खड़ा कर पाती है। और जो आप अंडर 40 भी देखोगे, अंडर 30 देखोगे, मोस्टली कहीं ना कहीं फादर लेड या सपोर्टेड स्टार्टअप होते हैं। बहुत कम आपको इस तरह की चीजें मिलेंगी कि कई गर्ल्स हैं, ठीक है, कई गर्ल्स हैं जो एम्स से, आईआईटी से, आईआईएम से ग्रेजुएट्स हो रही हैं, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, बट कहीं ना कहीं जो रिस्क टेकिंग माइंडसेट जो होता है वो विमेन में थोड़ा सा कम होता है। उनको लगता है पहले एक सेफ जॉब ले लो, थोड़ा स्टैब्लिश हो जाओ, उसके बाद अपनी लाइफ थोड़ा दुनिया घूम लो अच्छे से, उसके बाद देखेंगे। जबकि मैन का एटीट्यूड थोड़ा सा डिफर करता है, वो सोचता है कि यार ये जो मेरी 20 से 35 तक की जो एज है ना, इसमें मैं मेहनत करके कोई ऐसा बिजनेस बना लूं जो आगे की मेरी लाइफ को कंफर्टेबल कर दे। क्योंकि नौकरी एक ऐसी चीज है जो जिंदगी भर नहीं कर सकते हो। आप ऐसे टीचर अगर आज 10 घंटे लेक्चर ले रहे हो कोचिंग में, आप 40-50 के हो जाओगे तब भी आपको 10 घंटे लेक्चर लेने हैं। लेकिन जो कोचिंग का ओनर है वो आज शायद आपके साथ 10 घंटे लेक्चर लेगा कोचिंग का नाम बनाने के लिए, लेकिन उसके बाद वो नहीं लेगा, उसको जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये थोड़ी नेचुरल टेंडेंसी भी है कि विमेन्स को लगता है यार जॉब कम स्ट्रेस होता है, उसमें रिस्क कम होता है और आराम से हम कर सकते हैं। मैन को लगता है कि यार जॉब ठीक है लेकिन अपना बिजनेस बना लूं, क्योंकि मुझे पूरी लाइफ घर चलाना है, तो मेरे लिए बेटर रहेगा कि मैं आज मेहनत कर लूं अभी के 10 साल, ताकि 40 के बाद की लाइफ कंफर्टेबल हो। Anyway, don't take it personally. I'm just giving a generalized picture. While women account for about 21% of founders in under 30 age group, they account for 33 in the 50 plus age group. Okay, now the CAGR of women founders stood at 20% compared with 14% for men. अब ये क्यों है? क्या लड़का जो स्टार्टअप चला रहा है या लड़का जो मेहनत कर रहा है वो कम है इसलिए उसके रिटर्न कम आ रहे हैं? नहीं। विमेन के मोस्टली जो स्टार्टअप्स होते हैं ना, दे आर इधर बैक्ड बाय सम फैमिली बिजनेस, दे आर बैक्ड बाय हस्बैंड हु इज ऑलरेडी मोर सक्सेसफुल देन हर, और सम अदर वे। ओके, नाउ देयर इज सर्ज इन कॉन्फिडेंस टू इन्वेस्ट इन इंडियन स्टार्टअप। अब ये इन्वेस्टमेंट इसलिए भी आ रहा है क्योंकि सबको लग रहा है कि कहीं और तो इन्वेस्ट कर नहीं सकते, अगर कोई प्रॉमिसिंग स्टार्टअप दिख रहे हैं तो चलो वही कर लेते हैं। तो वेंचर कैपिटल फंड वगैरह में हमें ये देखने को मिल रहा है कि स्टार्टअप्स में बाहर से इन्वेस्टमेंट आ रहा है। जैसे पीडब्ल्यू में इन्वेस्टमेंट आया, मतलब पीडब्ल्यू ने ओनली आईएएस में भी इन्वेस्ट किया। अगर उसी तरीके से अन अकेडमी को सिंगापुर की एक कंपनी ने इन्वेस्ट किया था, बट एट द सेम टाइम बायजू जैसी कंपनियों का दिवाला भी निकला है। एनीवे, ट्रेंड्स इंडिकेट दैट ए सपोर्टिव पॉलिसी एनवायरनमेंट जो कि गवर्नमेंट डेफिनेटली दे रही है, robust startup growth and positive investment climate in the first 10 years of Startup India scheme have created several moments of success। तो ये आप कहीं कंक्लूजन वगैरह में यूज करना तो करो, ठीक है, बस अभी फोकस ये करो कि यहाँ से 2 पॉइंट हमें बहुत अच्छे मिले, दैट इज कि आज 71% स्टार्टअप्स टीयर 3 सिटीज में आ रहे हैं। ओके, एंड अराउंड 33% स्टार्टअप्स आर लेड बाय वेमेन। ओके, एंड द CAGR दैट इज द रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट पर जो आपका रेट ऑफ रिटर्न आता है इन्वेस्टमेंट पे, ओके, वो विमेन फाउंडेड स्टार्टअप्स में हाई है देन कंपेयर टू मेल फाउंडेड स्टार्टअप्स। क्लियर? ये 3 पॉइंट थे इस आर्टिकल से जो आप कहीं पे यूज कर सकते हो। ये आर्टिकल मैंने पढ़ा बट मुझे ऐसा कुछ खास लगा नहीं, बस इतनी सी बात है कि हम लोग क्लाइमेट में जो ऑब्जर्वेशन वगैरह में जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं ना, वो सब इंपोर्टेड है। अब वो इम्पोर्टेड है तो उनको कभी हमने उतने अच्छे से टेस्ट किया नहीं है अपनी इंडियन कंडीशन, लोकल कंडीशंस में। ओके, तो उस वजह से काफी सारा इनकरेक्ट डेटा आ रहा है हमारे ऑब्जर्वेशंस में। ऑलराइट, बट ये चीज ना तो आपको कहीं यूज करनी है ना काम का है, लेकिन मैं आपको न्यूज़पेपर पीडीएफ दूंगा, हाईलाइटेड है उसमें ऑलरेडी, आपको पढ़ना हो तो पढ़ लेना, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा हम इंडियन एक्सप्रेस देख लेते हैं, क्योंकि उसमें भी दो काम की चीजें हैं। एक तो शशि थरूर जी ने बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा है, डियर जेन जी ज्वाइन द सिस्टम, चेंज हैपेंस इन मुंडेन पॉलिटिक्स। अब ये जो कॉकरोच पार्टी आई है ना, भारतीय कॉकरोच पार्टी, ठीक है, उसने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह की। अब ये ठीक है कि इसकी इसकी जो फॉलोइंग थी ना, ये बीजेपी की फॉलोइंग से को भी क्रॉस कर गई 2-3 दिन के अंदर ही। तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि यूथ में फ्रस्ट्रेशन तो है। ओके, हर तरह के यूथ में, पढ़ा लिखा भी, कम पढ़ा लिखा भी, देयर इज अ क्लियर फ्रस्ट्रेशन अमंग द यूथ बिकॉज देयर एजुकेशन सिस्टम इज बीइंग डिस्ट्रॉयड, देयर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हैज बीन कॉम्प्रोमाइज एंड द ओवरऑल बिजनेस अपॉर्चुनिटीज आर वेरी टफ। क्योंकि मार्केट में इस वक्त आप कह लीजिए कि कंपटीशन इतना ज्यादा है कि एक नया बिजनेस स्टार्ट करके सक्सेस पाना भी आसान नहीं है। तो इन सब ने यूथ के फ्रस्ट्रेशन को बढ़ाया और वो रिफ्लेक्ट हुआ है कॉकरोच पार्टी के
रूल में, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमें नेपाल की तरह बवाल करने नहीं करना है, हमें अकाउंटेबल होल्ड करना है इस गवर्नमेंट को, जैसे कि अभी सीबीएसई के फियास्को में किया। बट बेशर्म मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान वो अभी भी अपनी कुर्सी पे बने हुए हैं। इन्होंने सिर्फ दिखाने के लिए सीबीएसई के चेयरमैन को रिमूव करा और अगले ही दिन उनको एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री में सेक्रेटरी के पद पर, जॉइंट सेक्रेटरी के पद पर अपॉइंट कर दिया। तो ये पनिशमेंट नहीं हुई, ये तो रूटीन ट्रांसफर हुआ है, बट बेवकूफ बनाने में ये सरकार सबसे आगे है। एनीवे anyway, चलिए, तो यहाँ पे शशि थरूर जी बच्चों से कुछ 4-5 बातें कह रहे हैं जिनको हम जान लेते हैं। फर्स्ट, होल्ड योर रिप्रेजेंटेटिव्स अकाउंटेबल। अब ये चीज इंडियन वोटर्स में कभी नहीं रही। बड़े बड़े एजुकेशन स्कैम हुए, उसके बाद लोग अंदर भी गए जेल में, और उसके बाद जब वो छूट के आए तो स्वागत करने पहुंच गए। यार, एक दौर था पुराने जमाने में जब इंसान गलत करता था तो गांव में उसका सर झुका रहता था शर्म से, और एक आज का है कि लोग करप्शन करके, बेईमानी करके जेल जाते हैं और फिर उनके चेले चपाटे बड़ा सा काफिला लेके आते हैं जब वो जेल से छूटते हैं उनका स्वागत करने के लिए, ठीक है। वोटर्स वोट दे के भूल जाते हैं। आज जिन माँ बाप को अंधभक्ति चढ़ी थी, बीजेपी ये है, मोदी जी ये है, आज उनमें से अधिकांश रो रहे हैं कि यार हमारे बच्चों की 12वीं क्लास के रिजल्ट का सत्यानाश कर दिया है। तो ये सरकार जब गलत करती थी ना, तब मैं हमेशा कहता था कि कभी किसानों के साथ हो रहा है, कभी स्टूडेंट के साथ हो रहा है, कभी किसी के साथ हो रहा है, बट नंबर सबका आएगा। अगर मिस गवर्नेंस है तो नंबर सबका आएगा, कोई नहीं बचेगा। से अंधभक्ति, ब्लाइंड भक्ति किसी भी पार्टी की या किसी भी लीडर की ब्लाइंड भक्ति, साउथ में मूवी स्टार्स की गजब ब्लाइंड भक्ति है, सिंस टाइम ऑफ रमा राव, जयललिता एंड नाउ दिस विजय। ओके, ये जो ब्लाइंड भक्ति होती है ना, इसके साथ प्रॉब्लम यही है कि ये जब तक अपन को पर्सनली नुकसान ना पहुंचाए ना, तब तक लगता है नहीं नहीं बिल्कुल सही है, सब चंगा। बट ऐसा नहीं है, नंबर सबका आएगा। इसलिए अपने जो रिप्रेजेंटेटिव है उनको अकाउंटेबल होल्ड करना चाहिए, और यही यूथ को सीखने की जरूरत है, जिसे जेन जी कहा जा रहा है इस वक्त। This system is made of individuals who are legally beholden to the public. Citizens should flood the offices of local MLA and MPs with structured grievances or use the RTI Act to demand transparency regarding exams and hiring quotas. ओके, तो आरटीआई का सत्यानाश तो बीजेपी ने किस तरीके से लगाया, ये मैंने आपको कई बार एग्जांपल देके बताया। टोटल बिल्कुल सत्यानाश कर दिया आरटीआई का। Leverage institutional pressure when public dissent shift from vague anger to specific actionable demands। ठीक है, वेग एंगर यानी ये हमें ये सरकार नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं, वेगनेस छोड़ो, आपको क्या चाहिए वो बताओ। उस दिन मैंने एक आपको डॉक्टर्स की बॉडी की बात की थी, क्या मांग रहे थे वो, कि एनटीए पर एक जुडिशियल ओवरसाइट होनी चाहिए। ओके, कॉन्क्रीट जॉब क्रिएशन प्लान, आपके पास कोई प्लान है कि आप किस तरीके से जॉब क्रिएट करने वाले हो, आप किस तरीके से रिक्रूटमेंट करने वाले हो। आपके प्रीलिम्स होते हैं, उसके बाद मेंस नहीं होता है 2-2 साल, मेंस होता है तो आपका रिजल्ट नहीं आता है, रिजल्ट आ जाए तो कोर्ट में चैलेंज हो जाता है, फिर वो तारीख पे तारीख चलती रहती है। आपके पास कोई प्लान है या नहीं है, कोई टाइमलाइन जैसी चीज आप मानते हो या नहीं मानते हो। ओके, द टाइम बाउंड वैकेंसी फिलिंग्स, द मीडिया एंड पार्लियामेंटेरियंस आर फोर्स्ड टू रिएक्ट कंस्ट्रक्टिवली। मीडिया की तो बात ही मत कीजिए, इस वक्त बहुत बुरे हाल है, बहुत ज्यादा बुरे। प्रोफेशनलाइज दी एडवोकेसी, सक्सेसफुल डेमोक्रेटिक मूवमेंट्स डू मोर देन जस्ट शाउट। लेकिन जब हम सक्सेसफुल मूवमेंट चलाने की बात करते हैं, चलाने की कोशिश करते हैं, तो फिर कुछ अंजना जैसे लोग आ जाते हैं जो एक कन्फ्लिक्ट क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। उन टीचर्स, वो टीचर्स जो सिस्टम के अगेंस्ट बोल रहे हैं, उन टीचर्स को माफिया कहकर, और जो रियल माफिया एजुकेशन के, जो स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में ब्लैक का व्हाइट कर रहे हैं, कैपिटेशन फी ले रहे हैं, उन एजुकेशन माफियाज को अपने स्टूडियो में बिठा के उनके साथ प्रॉपर इंटरव्यू किए जाते हैं। ओके, फिर वो दिव्य हो या कीर्ति हो, दैट डजंट मैटर। Successful democratic movements do more than just shout, they organize, they draft, they lobby and they agitate. So Tharoor advises engaging with student union, लीगल कलेक्टिव्स एंड पॉलिसी एडवोकेसी ग्रुप्स। अब देखिए, ये जो स्टूडेंट यूनियन है ना, इनको बनाया इसलिए गया था जब बात हुई थी अंग्रेजों के टाइम कि यार ये स्टूडेंट्स की ही आवाज बनेंगे, लेकिन आपने क्या किया, इनको डिवाइड कर दिया। कुछ बीजेपी के विंग बन गए, कोई एनएसयूआई बना के कांग्रेस का विंग बन गया, कोई सीपीआई का, कोई आम आदमी पार्टी का। और क्या हुआ कि आज जो बीजेपी एबीवीपी है वो स्टूडेंट मुद्दे पे नहीं बोलेगी। क्यों? क्योंकि वो पावर में उनकी पार्टी है। यार, आपको स्टूडेंट्स यूनियन, स्टूडेंट विंग इसलिए बनाया गया था ताकि आप स्टूडेंट्स की आवाज उठाएं, ना कि आप ऊपर बैठे हुए पॉलिटिकल बॉसेस का हुक्म बजाएं। ये ट्रांसलेट स्लोगन्स इनटू लीगल केसेस। अब लीगल केसेस, किसके पास टाइम है और किसके पास पैसा है कि वो लीगल केसेस लड़ता रहे? कितने बच्चे जाके सीबीएसई के खिलाफ केस कर सकते हैं? Instead of just declaring this is unfair in memes, activists should translate grievances into constitutional arguments, violating Article 14, Article 21 and take them to court. अब देखिए, मैंने आपको ये 4 पॉइंट्स क्यों
बोले गए। क्योंकि आप कोई भी इंटरव्यू लेने चले जाओ या आप कहीं भी कुछ बात कर लो, आपसे पूछा यही जाएगा एज अ फ्यूचर ब्यूरोक्रेट, ओके, कि ये जेनजी के जो ग्रीवांसेस हैं, ये कॉकरोच पार्टी जैसी चीजें जो बनाई जा रही है, या ऑनलाइन ह्यूमिलिएशन किया जा रहा है मिनिस्टर का, सीबीएसई का या हमारे इंस्टीट्यूशंस का, तो इसको आप किस तरह से देखते हैं। तो ये वो पॉइंट्स होंगे जो आपको कहना होगा। कुछ मत लिखो इसमें, बस ये चार जो अंडरलाइन किया मैंने वो लिख लो कि सर यूथ मस्ट, rather than shouting vaguely, he must be educated and assertive enough to hold the representative accountable by leveraging the institutional pressures and professional advocacy to translate those slogans into legal cases in the court. ओके, बस ये आपका आंसर होना चाहिए सामने वालों को, ताकि उनको ये लगे कि आप सिर्फ हल्ला मचाने वाले नहीं हो, आप एक कंस्ट्रक्टिव वे में सोच सकते हो। ओके, ये दो पॉइंट आप खुद पढ़ लेना। अभी मैं आपके साथ अगले आर्टिकल पे चलता हूं क्योंकि वो जरूरी है। द ग्रेट निकोबार टास्क परसुइंग द नेशनल सिक्योरिटी विद इकोलॉजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट पे मैंने आपको मेंस 450 प्लस में एक टॉपिक कराया था पहले, ओके, और वो मेंस में पूछा भी जा चुका है, तो दोबारा तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी हम इसको ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन में दोबारा करेंगे। एक तो हमें ये करना है ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन में इस वीक में, और दूसरा जो मैंने आपको पीछे अपना जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है उस पे हमें एक सेशन करना है, ठीक है। तो ये दोनों चीज हम ब्रेनस्टॉर्मिंग में करेंगे। उसके अलावा आपको मुझे सैटरडे को प्रीलिम्स एक्स्ट्रा करवाना है, एंड संडे को मैं आपके साथ एमसीक्यू प्रैक्टिस करूंगा। एमसीक्यू प्रैक्टिस क्या है, वो आप ये मान लीजिए कि आपके थ्रू आउट द ईयर टेस्ट सीरीज के थ्रू एक रिवीजन चलेगा, ओके। तो मैं आपको फ्राइडे को टास्क दे दूंगा कि आपको कौन से टॉपिक प्रिपेयर करने हैं फ्रॉम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू, और हम एटलीस्ट 25 एमसीक्यूज उस पर प्रैक्टिस करेंगे। उसी में हम करंट अफेयर जो वीकली हमने पढ़ा है उस पर बेस भी क्वेश्चंस करेंगे, या तो इस 25 में इंक्लूड कर देंगे या अलग से 25 कर लेंगे, ठीक है। तो आपका पूरा वीक में एक शेड्यूल बनता चला जाएगा, और ये शेड्यूल जब आप थ्रू आउट द ईयर फॉलो करोगे तो आपको खुद अच्छा लगेगा कि आपकी प्रिपरेशन बहुत सही ट्रैक पे जा रही है। और अभी तक मैं कहता था कि हम एग्जाम के 2 महीने पहले तक ये कर लेंगे वो कर लेंगे, कि मैं आपको कहता हूं कि हम एग्जाम के 2 महीने पहले तक सब चीजें कवर करके फ्री हो जाएंगे, और उसके बाद हम इतना मल्टीपल रिवीजन करेंगे कि हम कुछ भी मिस नहीं करेंगे यहाँ पर, ओके। चलिए, तो ये जो नेशनल सिक्योरिटी विद इकोलॉजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसमें उन्होंने बात की है अबाउट द स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस ऑफ ग्रेट निकोबार। तो वो आपको भी पता है कि उसका स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस क्या है, कहां पर है, वो कहां लाई करता है, अक्रॉस द मेजर ग्लोबल सी लेन्स, ओके। जस्ट अ सेकंड। देन बियॉन्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, कि चलिए इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह हमें डेवलप करना है वो सब ठीक है, लेकिन उसके अलावा भी हमें ये जो हमारी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है हमें इसे लीवरेज करना है, यहाँ की जो जियोग्राफी है उसे लीवरेज करना है, ताकि हम अपनी नेशनल पावर को और ज्यादा एनहांस कर सकें। और चोक पॉइंट के प्रॉक्सिमिटी, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जिस आइलैंड पर डेवलपमेंट हो रहा है, और वहां की जो गलाथिया बे, इट इज जस्ट 45 किलोमीटर फ्रॉम 6 डिग्री चैनल, जो कि एक क्रिटिकल चोक पॉइंट है नियर दी मलाका स्ट्रेट, ठीक है। तो ये हुआ फर्स्ट, स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस को ध्यान रखना है हमें ग्रेट निकोबार पर। और दूसरा कि इस वक्त जो जियो पॉलिटिकल शिफ्ट हो रही है इंडियन ओशियन रीजन में, ठीक है, स्पेशली चाइना का जो एंट्रेंस हो रहा है, उसके बाद मैंने आपको बताया था एक क्रा कैनाल है, सी ऑफ अंडमान को बाईपास करने के लिए क्रा कैनाल बना रहा है चाइना वाया थाईलैंड, ओके। तो हमें ये सब चीजों का भी ध्यान रखना है। देन नेक्स्ट इज कंपोनेंट ऑफ द प्रपोज डेवलपमेंट, तो वहां पर बस वही सब बनाया जा रहा है, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, टाउनशिप, पावर प्लांट वगैरह ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए। देन इंपॉर्टेंट थिंग इज कि हमें सिक्योरिटी के लिए बना रहे हैं हम, वो अच्छी बात है, लेकिन हमें इकोलॉजी का भी ध्यान रखना होगा, वो भी जरूरी है। द प्रोजेक्ट एरिया कवर्स रफली 166 स्क्वायर किलोमीटर, दैट इज जस्ट 2% ऑफ अंडमान निकोबार आइलैंड टोटल फॉरेस्ट एरिया। और इस 166 में से भी सिर्फ 130 स्क्वायर किलोमीटर प्रपोज किया गया है फॉर द डाइवर्जन, दैट इज फ्रॉम फॉरेस्ट टू नॉन फॉरेस्ट एरिया, ओके। सो देयर शुड बी अ बैलेंसिंग एक्ट दैट व्हाइल the project demands strict ecological care, legal compliance and genuine mitigation, the ecological sensitivity cannot become a permanent veto on strategic thinking। तो ये दो पॉइंट आप जरूर अपने आंसर में यूज करेंगे कि हम एनवायरमेंटल सेंसिटिव रहें, ठीक है। तो ये फैक्ट आप देंगे वहां पर कि हार्डली 2% को डाइवर्ट किया जा रहा है, उसमें से भी 130 स्क्वायर किलोमीटर को ही डाइवर्ट किया जाएगा। लेकिन कभी भी हम यहाँ पर सिर्फ इकोलॉजिकल केयर, एनवायरमेंट को एक वीटो की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। हमें अपनी स्ट्रेटेजी, अपनी ज्योग्राफी को भी यूज करना है,
शिफ्टिंग फ्रॉम ए कॉन्टिनेंटल टू मैरीटाइम माइंडसेट। तो ये आज तक हम लोग का ध्यान कहाँ रहा है, पीछे पाकिस्तान बॉर्डर पे रहा है और इधर चाइना बॉर्डर पे रहा है, और हिस्ट्री में भी यही हुआ है हमारे साथ। सब आक्रमण जो हुए यहाँ लैंड साइड से हुए, जब तक कि ब्रिटिशर्स यहाँ से नहीं आए, ठीक है। तो हमें कहीं ना कहीं अपना मैरीटाइम पावर बनने की तरफ शिफ्ट करना चाहिए, वरना चाइना का जो इन्फ्लुएंस है वो ऑलरेडी बढ़ता जा रहा है यहाँ पर। Okay, so for much of post-independent period, India's strategic imagination remained heavily continental, land focused, पाकिस्तान की तरफ स्पेशली, leaving its maritime potential under leverage। जबकि ब्रिटिशर्स ने हमें बताया था कि जो इंडिया की मेन स्ट्रेंथ है वो कहाँ है, ओशियंस में, क्योंकि हमारे पास एक वास्ट कोस्ट लाइन है, हमारे पास वास्ट स्कोप है ट्रेड का। वॉच टावर ऑफ द फ्यूचर, तो इस आइलैंड पर हम जो डेवलपमेंट कर रहे हैं, लिविंग द आइलैंड अंडर कनेक्टेड वाइल द इंडो पैसिफिक रीऑर्गेनाइज वुड मेक इंडिया जियोग्राफी वल्नरेबल। क्यों? क्योंकि नीचे डैगो गार्शिया भी है, ठीक है, यूएसए भी है वहां पर, यूके भी है, फ्रांस भी है। तो फिर हम अपनी खुद की जो जमीन है हमारे पास अंडमान की, हम उसे सिर्फ इकोलॉजी या एनवायरमेंट के नाम पर ऐसे ही छोड़ दें, वो ठीक नहीं रहेगा। ओके, सो ये जो हमारा ग्रेट निकोबार है, इट शुड बी दी वॉच टावर एट द गेटवे ऑफ द फ्यूचर, ये स्टेटमेंट आप कंक्लूजन में यूज करिएगा। बाकी ये 2 पॉइंट्स आप जरूर अपने आंसर में ऐड करके रखेंगे, क्योंकि यही काउंटर करेगा आपके उस पॉइंट को जो आपसे पूछा जाएगा कि एनवायरमेंट हार्म होगा, इकोलॉजी खराब होगी, तो उसमें आपको ये पॉइंट यूज करना होगा कि सर सिर्फ 2% ही हम लोग डाइवर्ट कर रहे हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली कभी हम इसको एक वीटो की तरह यूज नहीं कर सकते। अगर हम हर चीज एनवायरमेंट को एक वीटो की तरह यूज करते आए होते तो सिंस ब्रिटिशर्स टाइम हम कभी कोई डेवलपमेंट कर ही नहीं पाते। ऐसे तो हम कभी रेल लाइन भी नहीं डाल पाते जंगलों में से। ओके, सो बस ये 2 आर्टिकल ही थे इंडियन एक्सप्रेस से। सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए हो तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, उसमें आई विल प्रोवाइड यू दी highlighted PDF of both the newspaper. All right, so that's it for this session. Thanks for joining. Have a great day and keep learning.